नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं यहाँ एक नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ और ये टॉपिक है JPSC के PT के पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है झारखंड के भूमि संबंधी कानून या अधिनियम। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है JPSC के PT के पेपर 2 के लिए, क्योंकि यहाँ से 12 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। 12 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 24 मार्क्स के होंगे और JPSC के PT के रिजल्ट को क्लियर करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 24 मार्क्स की बात है। ये बहुत ही निर्णायक साबित होगा। जिन लोगों का ये टॉपिक क्लियर होगा उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ से 24 मार्क्स में कम से कम 20 मार्क्स जो है वो इससे उठा सकेंगे। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें, ताकि हमारा जो मार्क्स है JPSC के PT में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके और मेरिट लिस्ट में हम लोग भी शामिल हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम। ये जो भूमि संबंधी कानून या अधिनियम जो हैं, यहाँ से 2 टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है एक CNT एक्ट और दूसरा है SPT एक्ट। CNT एक्ट से भी 5 प्रश्न हैं, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ CNT एक्ट से, और 5 प्रश्न रहेंगे SPT एक्ट से, यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से भी 5 प्रश्न रहेंगे, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से भी रहेंगे। और अन्य जो 2 प्रश्न होंगे वो अन्य पूरक जो भूमि संबंधी नियम या कानून या अधिनियम जो हैं उनसे पूछे जाएंगे। तो कम से कम हम लोग अपना 20 मार्क्स पक्का कर लें, ताकि हम निश्चिंत हो सके कि हमारा PT जो है वो अवश्य ही क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, इसी उम्मीद के साथ कि शायद ये क्लास हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। सबसे पहले हम जानेंगे झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम में कि ये जो नियम या कानून या अधिनियम जो लाए गए उसके पीछे क्या रीजन था, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। झारखंड तो एक बहुत ही शांति प्रिय स्थान था। यहाँ के लोग जो यहाँ की जो मूलवासी थे, जनजातीय लोग, वे बहुत ही शांति प्रिय जीवन जीते थे, क्योंकि यह जो एरिया था वो जंगलों से भरा पड़ा था और वे इन जंगलों में रहा करते थे और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिसकी वजह से यहाँ पे CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये सभी एक्ट जो है लागू करने पड़े। तो एक्चुअली बात यह है कि जब भारत में अंग्रेज़ों का पदार्पण हुआ, उसके बहुत सालों तक झारखंड जो है अंग्रेज़ों के प्रवेश से वंचित रहा, बचा रहा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का पदार्पण होता है झारखंड में, यहाँ की स्थिति, यहाँ का जीवन, यहाँ का जो शांतिपूर्ण माहौल था वो सभी चरमरा जाते हैं, यहाँ उथल पुथल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता जो है वो असंतोष की भावना से परिपूर्ण हो जाती है और यहाँ तरह तरह के विद्रोह जो है वो होने लगते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने ऐसे कौन कौन से काम किए थे जिसकी वजह से ये सारी परिस्थितियां आई, और अंततः अंग्रेज़ों को अपना वर्चस्व बचाने के लिए, अपनी शासन सत्ता को यहाँ स्थापित रखने के लिए ऐसे एक्ट का सहारा लेना पड़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध, उसके पहले भी एक युद्ध हो चुका था अंग्रेज़ों का, पलासी का युद्ध, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अंग्रेज़ों के लिए भारत में अपने पैर जमाने के लिए। तो सबसे पहला जो उन्होंने अपना पैर जमाने का जो प्रयास शुरू किया था वो था पलासी का युद्ध, जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। और उस समय आंशिक रूप से अंग्रेज़ों को अपने पांव यहाँ पसारने के मौके जो है उपलब्ध हुए थे। लेकिन जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और बहुत बड़ी बड़ी 3 शक्तियाँ जो थी वो अंग्रेज़ों से हार गई थी, जिसमें एक थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और जो एक थे मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीनों की जब हार हो जाती है और अंग्रेज की विजय होती है, तो इस विजय के समय इन तीनों से ही अंग्रेजों की एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, और यहीं से शुरू होता है अंग्रेजों का कुकृत्य करने का सफ़र, जिससे कि पूरा असर पड़ता है
पूरे भारत के साथ साथ हमारे झारखंड पर भी। और यहीं से शुरुआत हो जाता है अंग्रेजों का पदार्पण हमारे झारखंड में, जिसकी वजह से यहाँ पे CNT एक्ट, SPT एक्ट और बहुत सारे जो कानून या अधिनियम है उसे लागू करने का सफ़र शुरू होता है। सबसे पहले होता है क्या कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनके द्वारा अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है वो सौंप दी जाती है। और झारखंड में अंग्रेजों का आगमन जो है, ऐसे तो देखा जाए तो 1765 ईस्वी ही इसकी औपचारिकता का डेट 1765 ही है, लेकिन अगर हम एक्चुअली में देखें तो हमारे झारखंड एरिया में अंग्रेजों का पदार्पण हुआ था 1767 ईस्वी में। ये हम लोगों ने विद्रोह के क्रम में भी जाना था कि अंग्रेजों का सबसे पहला पदार्पण हुआ था झारखंड के सिंहभूम जिले में 1767 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? तो सिंहभूम क्षेत्र में। और वहीं से अंग्रेजों का सफ़र जो है झारखंड का शुरू होता है। फिर है कि इसके उपरांत छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानूनों का आरंभ हुआ। अंग्रेजों का पदार्पण होते ही यहाँ के प्रशासन में उनकी रुचि लेते ही, उन इंटरफेयर करते ही अंग्रेजों का यहाँ शुरू होने लगता है कानूनों और अधिनियमों का दौर। और वहीं से स्टार्ट होता है भूमि संबंधी कानून का आरंभ होना। फिर है कि 1771 ईस्वी में जैकब कैमक के आगमन होता है, जिसका विरोध स्थानीय राजाओं द्वारा किया जाता है, पर विरोध जो है वह सफल हो जाता है। अब क्या है, 1771 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जो थे जैकब कैमक, उनका आगमन होता है और वो अपनी नीतियों के द्वारा यहाँ के जो राज्य थे या राज्य घराने थे उन्हें वो अपने में शामिल करने लगते हैं, उनको हराने लगते हैं और उन पर विजय प्राप्त करने लगते हैं और राजाओं को अपदस्थ किया जाने लगता है और नए नए राजाओं को पदस्थापित किया जाने लगता है। इसी क्रम में जब इनका आगमन होता है उस समय यहाँ के जो स्थानीय राजा थे वे इसका विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, उन्हें पराजित करना असंभव था, जिसकी वजह से स्थानीय राजाओं का जो विरोध था वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर क्या होता है कि 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ शाह ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार करते हैं। अब क्या होता है, जब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के राजाओं को जीत लिया जाता है, फिर उन्हें शर्तों के साथ राजा बना रहने दिया जाता है। जो उनकी शर्त को मानते हैं उन्हें वो राजा बने रहने देते हैं और जो राजा उनकी शर्त को नहीं मानते हैं वे उन राजाओं को पद से हटा के बेदखल करके और अपने हिसाब से किसी नए लोग को वहाँ का राजा बना देते हैं, ताकि वे राजा जो है अंग्रेजों के मन के मुताबिक कार्य कर सके। और इसी क्रम में उस समय छोटा नागपुर में राजा थे नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और सालाना कर देना आरंभ किया। कितना? तो 12,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये सालाना कर देना था उन्हें अंग्रेजों को। इस शर्त के साथ राजा दर्पनाथ शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और राजा के पद पर बने रहे। फिर अंग्रेज शासक एवं स्थानीय राजा ने अधिकाधिक कर वसूली के लिए बाहर के लोगों को बसाना शुरू किया और उन्हें पट्टे पर जमीन देना शुरू किया। अब क्या है, जो अंग्रेज थे वे बड़े ही चालाकी से यहाँ पे पहले तो इन्होंने दीवानी प्राप्त की, टैक्सेशन जो है वो लागू किया और अब प्रशासन में भी जो है अपना हाथ पांव वो चलाना शुरू कर दिए। कि उन्होंने क्या किया कि जिन राजाओं को उन्होंने पदस्थापित किया था या राजा बने रहने दिया था शर्तों के साथ, तो उन्होंने उन राजाओं से कहा, जैसे कि दर्पनाथ शाह को अगर 12,000 रुपये सालाना कर देना है तो उन्होंने उनसे कहा, उस राजा से, कि अगर आप 12,000 रुपये कर सालाना नहीं दे पाते हैं तो आपकी ज़मीनों को जो है वो नीलाम कर दिया जाएगा। अब यहाँ चूँकि नीलामी प्रथा की बात आ गई, पट्टे की बात आ गई, तो यहाँ पे नीलाम किसको किया जाएगा? चूँकि यहाँ के जो लोकल लोग थे उनमें तो नीलामी प्रथा होती नहीं, तो बाहरी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाने लगा। बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों में जगह मिलने लगा अंग्रेजों के तरफ से। और इस तरह से यहाँ जो राजा थे या जो अंग्रेजों के द्वारा जो राजा बने थे वे और अंग्रेज ये दोनों मिलकर ही क्या करने लगे कि स्थानीय राजा ने और अंग्रेज शासक ने अधिकाधिक कर वसूली के लिए
बाहर के लोगों को यहाँ बसाना शुरू कर दिया और उन्हें पट्टे पर जमीन देना शुरू कर दिया। तो ये जो ज़मीनें थी, ये ज़मीनें यहाँ के स्थानीय लोगों की थी, जिसे अंग्रेज हथियाने लगे, या फिर वो जो राजा थे, कर वसूली के कारण राजा भी हथियाने लगे। और इन ज़मीनों को नीलामी पर या जिसे कि पट्टे प्रथा भी कहा जाता है, पट्टे पे ज़मीन दी जाती थी, जिसे नीलामी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो वो बाहरी लोगों को नीलाम करने लगे। जब बाहरी लोगों का एंट्री यहाँ होने लगा तो वे लोग क्या करने लगे कि यहाँ पे अपना बिजनेस के साथ साथ वे लोग यहाँ पे धीरे धीरे बसने भी लगे, जिसे कि हम लोग डीकू के नाम से जानते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जन्म होता है बाहरी जमींदारों, साहूकारों, ठेकेदारों आदि लोगों का। फिर नए मालिकों एवं उनके साथ आए ठेकेदार, साहूकार और जमींदार सभी मिलकर इस क्षेत्र की जनता के शांतिपूर्ण जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। अब क्या होता है, चूंकि बाहरी लोग यहाँ आके बसते हैं तो उनकी भावनाएं यहाँ के लोगों के साथ नहीं जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वे सिर्फ टैक्सेशन या टैक्स कलेक्शन को ही अपने दिमाग में रखते हैं। और इस वजह से यहाँ के लोगों को वो पूरी तरह से परेशान करने लगते हैं, यहाँ के जनजातियों को पूरी तरह से परेशान करने लगते हैं। यानी कि कर का बोझ जो है यहाँ की जनता पर वे लादने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी कर चुकाना होता है अंग्रेजों को। अगर वे राजा जो है अंग्रेजों को कर नहीं चुकाते हैं तो उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता है और उन्हें अपने पद पे बने रहना है। इसी वजह से वे ये जो टैक्स पे करना था वे वहाँ की जनता से वसूल करना चाहते थे और अधिक से अधिक वसूल करना चाहते थे। इसी वजह से ये सारे षड्यंत्र रचे गए थे अंग्रेजों की तरफ से, ताकि यहाँ के लोग ही अपने आपस में उलझ जाएं और इस तरह से राजा प्रजा सब एक दूसरे से उलझने लगे। यहाँ की जनता जो थी वो अंग्रेजों को ना दोष देके यहाँ के जो राजा थे या जो जमींदार बने हुए थे उन्हें दोष देना चालू करती है। और वे चूँकि पहले टैक्सेशन का व्यवस्था यहाँ पे नहीं था, यहाँ के जो यहाँ के जो आदिवासी थे वो लोग जंगलों में रहते थे और जंगलों को ही साफ करके खेती करने का काम करते थे, उन्हें किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब अंग्रेजों का यहाँ पर कार्यकाल शुरू होता है तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्स जो है यहाँ के आदिवासियों पर लाद दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बोझ जो है आदिवासी नहीं उठा पाते हैं और इनकी ज़मीनें जो है वो नीलाम होने लगती हैं, जिसकी वजह से आदिवासियों का ही ज़मीन दूसरे लोगों को बेच दिया जाता है और वही दूसरे लोग उन आदिवासी लोगों को उस पर श्रमिक की तरह काम करवाते हैं और उसके लिए उन्हें पैसे पे किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ के लोगों की जो ज़मीनें थी वो छीन ली जाती है, हथिया ली जाती हैं षड्यंत्र के तहत। और इस तरह से यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो जनजातीय लोग थे, यहाँ जो भी लोग यहाँ बसे हुए थे, उनके जीवन में उथल पुथल मच जाता है, उनमें असंतोष की भावना जो है वो व्याप्त होने लगती है, उनकी स्थिति दिन ब दिन चरमरा जाती है, जिसकी वजह से उनके मन में विद्रोह की भावना जो है वो फूट पड़ती है। और इस तरह से 1789 ईस्वी में आदिवासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया, जो 1795 ईस्वी तक चला। अब क्या है, जब बहुत सारा कांड होने लगा, यहाँ के लोगों की ज़मीनें छीन ली गई, उन्हें मजदूर उनके ज़मीनों से उनका हक हटा दिया गया, उनका हक छीन लिया गया, उनके जंगलों पर भी पाबंदी लगा दी गई, वन प्रबंधन कानून लाया गया अंग्रेजों की तरफ से। उन्हें आदिवासी जो कि जंगलों को अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति मानते थे, उन्हें उन जंगलों में प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया। उसके बाद उनकी जो और अन्य चीज़ें थी, जैसे कि वे लोग अगर उनका एक पेय पदार्थ था हड़िया, जिस पर भी अंग्रेजों ने क्या किया था कि कर लगा दिया था, पुतचई कर। तो इन सभी के चलते ही यहाँ के जो लोग थे वे पूरी तरह से बौखला गए थे अंग्रेजों के खिलाफ और इसी वजह से वे विद्रोह कर रहे थे। साथ ही क्या हुआ था कि यहाँ इनके घर की जो औरतें थी, जब लास्ट में सारे दुष्कर्म जो इनके साथ हुए ही थे, लास्ट में यहाँ इनकी जो औरतें थी, इनके घर की जो इज्जत थी, उनके ऊपर भी हाथ डाला जाने लगा था अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ जो बाहरी लोग बसे थे यानी दीकुओं के द्वारा, जिससे कि ये बौखला उठे और तरह तरह के विद्रोह जो है यहाँ पे होने लगे थे। और इसी क्रम में 1789 ईस्वी में आदिवासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया, जो 1789 ईस्वी से लेके 1795 ईस्वी तक चला। इतने लंबे समय तक ये विद्रोह चला था। ये विद्रोह ज़्यादातर हमें किसी बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलते हैं।
फिर विद्रोह दबाने के लिए बंगाल रेगुलेशन लाया गया। बंगाल रेगुलेशन लाया गया था। ये जो विद्रोह हुआ था 1789 से 1795 ईस्वी तक, उसे दबाने के लिए बंगाल रेगुलेशन लाया गया, जिसमें कि 1793 ईस्वी का रेगुलेशन तथा 1805 ईस्वी का रेगुलेशन शामिल था। फिर है कि रेगुलेशन असफल रहा, परिणाम स्वरूप बड़े विद्रोहों का दौर शुरू हुआ, जैसे हो विद्रोह, कोल विद्रोह आदि। अब क्या है, ये जो रेगुलेशन लाया गया इससे बात नहीं बनी, बल्कि बात और भी बिगड़ गई, क्योंकि इन रेगुलेशनों को लाने के बावजूद भी यहाँ के जो जनजातीय लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वे नहीं माने, और इसका परिणाम यह हुआ कि ये जो छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे अब उसने बड़ा रूप ले लिया, और इसी का परिणाम था हो विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, सरदारी विद्रोह, बहुत तरह के विद्रोह। फिर इसी के उपरांत जब हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में, और जो कोल विद्रोह था 1831-32 ईस्वी में, तो ये जो कोल विद्रोह था ये बहुत ही भयावह विद्रोह था, बहुत ही सुसंगठित तौर पर एक व्यापक विद्रोह इसे माना जाता है, जिसने अंग्रेजों को नाकों तले चने चबवा दिए थे। और इसी का परिणाम था कि इस विद्रोह के उपरांत 1833 ईस्वी में एक नया रेगुलेशन 13 लागू किया गया। नया कानून रेगुलेशन 13 जो है वो लागू किया गया, और जिसके तहत 1834 ईस्वी में SWFA यानी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई। ये जो 1833 में लाया गया नया कानून रेगुलेशन 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप, और उसी के तहत 1834 में SWFA यानी कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई, और इसी के तहत नॉन रेगुलेशन एरिया जो है वो घोषित किया गया छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्रों को। फिर 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन ने स्थानीय लोगों को रियायत देने के लिए कुछ नियम बनाए। ये सारे नियम तो लागू हुए, कानून जो नया कानून रेगुलेशन 13 ये भी लागू हुआ, उसके तहत ही SWFA की भी स्थापना की गई। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वे अपने पूर्वजों की जमीन जो है वो वापस चाहते थे, जिसकी वजह से विद्रोह जो है वो भड़कते ही चला जा रहा था। तब जो कैप्टन विल्किंसन थे उन्होंने जो स्थानीय लोग थे, चूंकि कैप्टन विल्किंसन को स्थानीय लोग पसंद करते थे उनके नेचर की वजह से, उनके कार्यों की वजह से, तो ये जो कैप्टन विल्किंसन थे इन्होंने स्थानीय लोगों को रियायत देने के लिए 1837 ईस्वी में कुछ नियम बनाए थे, जिसकी वजह से जिस नियम को कहा गया था विल्किंसन रूल। जब ये नियम बनाए गए तो स्थानीय लोगों को कुछ राहत मिली, और कुछ हद तक ये नियम जो है वो सर्वमान्य भी रहा, लेकिन ये बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया, और अंततः ये भी धीरे धीरे फेल करने लगा। और 1854 में आदिवासियों ने जबरन अपनी पुरखों की जमीन वापस पाने का प्रयास किया। अब क्या है, विल्किंसन रूल तो लागू किया गया, कुछ दिनों तक यहाँ के आदिवासियों को शांति भी मिली, और ये जो नियम थे उसका उन्होंने पालन भी किया, उनको छूट दी गई अपने एरिया में फ्री रहने के लिए और उनके अनुसार ही कानून बनाने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन ये बहुत दिनों तक सही से नहीं चल पाया, और इसका 1854 में क्या हुआ कि आदिवासियों ने जबरन अपनी पुरखों की जो जमीन थी वो वापस पाने का प्रयास वे करने लगे, और जिससे क्या हुआ कि आदिवासियों तथा जमींदारों एवं ठेकेदारों के बीच खूनी संघर्ष जो है वो छिड़ गया, और ये संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला, 1854 से लेकर 1858 ईस्वी तक, और लास्टली 1858 ईस्वी में बहुत प्रयासों के बाद इस खूनी संघर्ष को शांत किया गया। फिर 1858 ईस्वी में ऐसा खूनी संघर्ष भविष्य में ना हो, इसी वजह से इसके लिए भुइंहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा जो है वो लोकनाथ शाही को सौंपा गया। लोकनाथ शाही को सौंपा गया था एक रजिस्टर तैयार करने का, किसका, तो भुइंहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा। लेकिन ये जो लोकनाथ शाही को सौंपा गया था ये जो जिम्मा, ये शुरू हुआ 1860 ईस्वी में। ये आरंभ तो हुआ लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बीच में ही जो लोकनाथ शाही थे उनकी
मृत्यु हो जाती है इसी वजह से। और इसी वजह से चूंकि ये जो रजिस्टर है ये पूरा नहीं हो पाता है, इसी वजह से 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम यानी कि छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट जो है वो लाया जाता है अंग्रेज सरकार की तरफ से। ये जो आप 1858 में खूनी संघर्ष को दोबारा भविष्य में ना हो, इसकी वजह से जो सर्वे कराने का जिम्मा सौंपा गया था लोकनाथ शाही पर, जिसका कार्य शुरू हुआ था 1860 ईस्वी में, जिम्मा सौंपा गया 1858 में, ये शुरू हुआ 1860। 2 साल का देर ऐसे भी हो चुका था, लेकिन ये पूरा भी नहीं हुआ था और लोकनाथ शाही की जो है मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ये कार्य जो है अधूरा ही रह गया। बाद में इसे पूरा करने में बहुत समय लग गया और इसी वजह से 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट जो है उसे लागू करना पड़ा छोटा नागपुर क्षेत्र में। ये जो टेन्योर एक्ट लागू किया गया ये सफल नहीं हो पाया, इसने संतोषजनक रिजल्ट इसके नहीं आए, बल्कि ये असफल हो गया। और ये असंतोष होने के पीछे भी कुछ कारण थे कि ये असफल क्यों हुआ, इससे लोग संतुष्ट क्यों नहीं हुए। इसके कुछ कारण थे कि ये अधिनियम को बनाने में बहुत समय लग गया था। स्टार्टिंग 1858 से ही हो चुका था। 1858 से होते 1860 में रजिस्टर तैयार करने का ही समय लग गया 2 साल। उसके बाद ये काम पूरा भी नहीं हो पाया और लास्ट में आनंद फानन में फिर ये अधिनियम जो है लाया गया, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, जिसकी वजह से ये अधिनियम जो आदिवासियों के लिए जो अधिनियम जो बनाया जा रहा था इसमें बहुत समय लग गया था, जिसकी वजह से आदिवासियों का जो विश्वास है इसके ऊपर से उठ गया था। फिर दूसरा कारण क्या था कि आदिवासियों की अज्ञानता और आशंका भी इस अधिनियम की सफलता में बाधक सिद्ध हुई। फिर क्या था कि यह अधिनियम सिर्फ भूइंरी जमीन से ही संबंधित था, अन्य टाइप की जो जमीनें थी उनका इसमें कोई भी स्थान नहीं था, जिस वजह से ये संतोषजनक रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाया था। 1869 का छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम या छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट इस तरह से ये असफल हो जाता है। और इसमें जो कमियां थी इस कमी को पूरा करने के लिए इसकी असफलता के बाद 1879 ईस्वी में छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम लाया गया, जिसे कि छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम्स में कुछ भी दिया जा सकता है, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम भी लिखा जा सकता है, या फिर छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट भी लिखा जा सकता है। इस तरह से ये भी अधिनियम लाया गया, लेकिन ये भी अधिनियम जो है वो नहीं टिक पाया। इसमें भी कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट भी लाया गया, लेकिन वो भी पूरी तरह से, चूंकि बंगाल का एरिया और झारखंड का एरिया में बहुत अंतर था, जिसकी वजह से वो भी पूरी तरह से यहाँ पे सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है, बिरसा उलगुलान, और ये आंदोलन बहुत ही निर्णायक आंदोलन था। भले ही ये बीच में ही बंद हो गया क्योंकि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है 1900 ईस्वी में, जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है, लेकिन अंग्रेज इस विद्रोह के कारण या इस उलगुलान के कारण भी बहुत मजबूर हो जाते हैं यहाँ पे भूमि की पैमाइश करवाने के लिए, सर्वे कराने के लिए और यहाँ की जनता को शांत करने के लिए, क्योंकि बार बार बड़े बड़े विद्रोह हो रहे थे, जिससे अंग्रेजों को ये चिंता सताने लगी थी कि अब अंग्रेजी सत्ता यहाँ पे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। अगर उन्हें टिकना है तो उन्हें यहाँ की जनजातियों की, यहाँ की जो जनता थी उसके फेवर में काम करना ही पड़ेगा। उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी ज़मीनों की सुरक्षा आदि से संबंधित कानून जो है वो पास करने ही पड़ेंगे, तभी जो है अंग्रेज अपना वर्चस्व यहाँ कायम रख सकते हैं, अपना वर्चस्व यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रशासन सत्ता जो है स्थापित कर सकते हैं। और इसी वजह से 1902 ईस्वी में छोटा नागपुर में मौजावार सर्वे का प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत खेवट एवं खातियान का निर्माण किया जाना था और इस वजह से ये प्रथम सर्वे शुरू किया गया छोटा नागपुर में, मौजावार सर्वे। इस तरह से ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम था
ये सभी जो है वो यहाँ के जनता के फेवर में, यहाँ की जनता के सुख शांति के लिए और उनकी ज़मीनों की रक्षा के लिए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आगे का जो पार्ट है उसे कंटिन्यू करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम जानेंगे सीएनटी एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सीएनटी एक्ट जो है 1908 ईस्वी का है। इसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सीएनटी एक्ट को बिरसा आंदोलन जो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था की परिणति माना जाता है। यानी ये आंदोलन इतने उग्र रूप में हुआ था कि भले ही बिरसा मुंडा के मृत्यु के बाद ये आंदोलन मंद पड़ गया, लेकिन अंग्रेज मजबूर हो गए थे कि उन्हें ये जो भूमि से संबंधित जो नियम अधिनियम है उसे लाने के लिए, क्योंकि उनको ये इस चीज़ का आभास हो चुका था कि अगर वे यहाँ की जनजातियों से जुड़े हुए फैसले, सही फैसले, यानी उनकी सुरक्षा, उनकी ज़िंदगी से, उनकी ज़मीनों से संबंधित अगर सुरक्षित फैसले नहीं लेंगे तो उनका यहाँ टिक पाना असंभव था, क्योंकि ये विद्रोह जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे थे। और इसी वजह से उसकी परिणति ही माना जाता है, बिरसा आंदोलन की परिणति माना जाता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को। इसका प्रारूप जो है 1903 में ही तैयार हो गया था। जो सीएनटी एक्ट है भले ही ये लागू हुआ 1908 में, लेकिन इसका प्रारूप जो है वो 1903 ईस्वी में ही बन के तैयार हो गया था। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को ये लागू हुआ। सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को सीएनटी एक्ट जो है वो लागू किया गया। पहले तो एग्जाम्स में ईयर से क्वेश्चन पूछे जाने का ही प्रचलन था, लेकिन अब एग्जाम्स में जो है वो एग्जैक्ट डेट पूछ दिया जाता है। तो इसका डेट है 11 नवंबर 1908 ईस्वी। फिर एक इसे भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत गवर्नर जनरल के द्वारा मंजूरी दी गई। ये जो अधिनियम पारित हुआ बंगाल काउंसिल की तरफ से, तो उसे मंजूरी किसने दी थी? उसे मंजूरी दी थी भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो सेकेंड, उनके द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। फिर है कि जॉन एच हाफमैन के द्वारा इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ये जो अधिनियम बन के तैयार हुआ, जो लागू हुआ 1908 का काश्तकारी अधिनियम, तो इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन एच हाफमैन। इन्हें कहीं कहीं बैप्टिस्ट हाफमैन के नाम से भी लिखा जाता है। इस अधिनियम को बनाने में मिस्टर लिस्टर की भी सराहनीय भूमिका रही। तो ऐसा ट्रेंड है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किसने इसमें सहायता की, किसकी सराहनीय भूमिका, इसके जो मेन आदमी के साथ किसकी सराहनीय भूमिका रही। तो यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन एच हाफमैन ने, और जो सराहनीय भूमिका इनके साथ निभाई थी वे थे मिस्टर लिस्टर, जिन्होंने इस अधिनियम को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर है कि सीएनटी एक्ट 1908 को जनजातियों का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1908 को किसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जनजातियों का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। फिर सीएनटी एक्ट 1908 में 19 अध्याय यानी कि चैप्टर, 271 धाराएं यानी कि सेक्शंस एंड 2 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं। ये जो सीएनटी एक्ट 1908 है इसमें कितने चैप्टर हैं? तो 19 चैप्टर हैं, 271 धाराएं यानी सेक्शंस हैं और 2 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स दिए हुए हैं। फिर ये तो थी सीएनटी एक्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यहाँ मैंने नोट करके एक और लाइन लिखा है जो कि भूमि सर्वेक्षण से संबंधित सर्वे है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बीच में बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ नोट कर दिया। तो आप अगर इसे नोट कर लें अपने, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। भूमि सर्वेक्षण से संबंधित सर्वे थे ट्रेवर्स सर्वे, थाकवस्त सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी से भी उठा के क्वेश्चन दे सकता है। तो ये भूमि सर्वेक्षण संबंधित सर्वे हैं।
तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी CNT एक्ट 1908 से संबंधित। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम इनकी धाराएं, इनके अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उसे हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।